हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। अगर कह दे कि कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है करके तो आप बताइएगा जरूर कि भाई एक नया कोऑर्डिनेट जिस पर आप क्या देखते हो वो फंक्शन खुद होता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स का, इसको हम कहते हैं क्या, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये थ्योरम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखना है, जब भी ये होता है तो आपका हैमिल्टोनियन क्या होता है, के, और के फंक्शन होता है किसका, कैपिटल क्यू और पी और टी का। ठीक है, वो दिमाग में होना चाहिए। तो क्या कहता है थ्योरम, क्या कहता है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द ट्रांसफॉर्मेशन क्यू आई, जो ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये दोनों ये क्या होगा, में रिप्रेजेंट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज, हमने इन चीज को लिखा है कि भैया इसके बराबर में ये होना चाहिए, तब जाके कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा। वेयर एफ को क्या कहा जाएगा, एफ इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन। और आर्बिट्ररी फंक्शन ये किस प्रकार से लिया गया है कि वो खुद फंक्शन कैसा हो, ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट के रूप में हो और टाइम वेरिएबल को रखे। अर्थात एफ है क्या, एफ इज इक्वल टू ये आपका क्यू आई पी आई और कैपिटल क्यू आई पी आई टी, इस रूप में आपको देखने को मिलेगा हमारा फंक्शन। तो ये जो है दो प्रकार होगा। नेसेसरी कंडीशन बोला मतलब आप एक को नेसेसरी बोलेंगे, एक को सफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। और बीच में हेल्प करने के लिए कौन आएगा, ये फंक्शन भी मदद करेगा, और साथ साथ आपका डेफिनेशन जो है आपका ये जो लिखा गया है या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन है वो मदद करेगा। तो सबसे पहले हमने लिख लिया है कंडीशन जो कि नेसेसरी होना चाहिए। इसके लिए हम क्या किए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है उसको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन मान के चल रहे हैं, हमको ये शो करके दिखाना है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे, इसको हम लोग दिखाएंगे। दूसरा बार में क्या करेंगे, हम इसको मान के चलेंगे और इसको दिखाएंगे, ठीक है। ओके, तो हमने बोला कि जो पहला दिख रहा है ये पूरा नंबर 1 दे दिए हैं, बी द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, देन देयर एग्जिस्ट हैमिल्टन, क्या है, हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन को क्या लिखेंगे हमेशा, के, एच ना लिख कर क्या लिखेंगे, के, और जो कि फंक्शन होगा क्यू का, क्यू आई का, पी आई का, टी आई का। छोटू वाला हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन होता है, बोलेंगे सर क्यू आई पी आई और टी का। हमने इसको पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, तो ये दिमाग में होना चाहिए। लेकिन नया आपका कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से इस हैमिल्टोनियन को नया हैमिल्टोनियन के नाम से जानते हैं जो कि के है। सच दैट जब जब हैमिल्टोनियन की बात होगी तो हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन हमेशा दिखेगा। हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन क्या होता है, क्यू आई डॉट, ये अपने आप होता है, क्यू आई डॉट है ना, क्यू आई का ये कैपिटल क्यू आई का डॉट डेल एच अपॉन में डेल पी आई होता था, स्मॉल स्मॉल में रहता था, तो है ना, हमने उसको कैपिटल लिख दिया, यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल, कहीं पे स्मॉल की बात नहीं हो रही है, ये सब कैपिटल है, ये भी सब कैपिटल है ना। दिखा आप लोग को, ये आपका होगा, ये दिमाग में रहेगा। बाई हैमिल्टन प्रिंसिपल, जब हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमेशा वो जो वेरिएबल्स हैं वो हमेशा क्या बना लेते हैं, हैमिल्टन प्रिंसिपल, क्योंकि हैमिल्टोनियन से आएगा तो हैमिल्टन के सारे प्रॉपर्टी रखेगा। तो हमने क्या कह दिया, हैमिल्टन प्रिंसिपल फॉर न्यू कोऑर्डिनेट। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल हम लोगों ने क्या पढ़ा है, छोटा कोऑर्डिनेट के लिए ऐसा पढ़ा था, डेल्टा इंटीग्रेशन t0 से क्या, t1 और l है ना dt इज इक्वल टू, ये डेल्टा यहां रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आपका t0 से या फिर इसके अंदर यहाँ पे रखते थे तो आपको याद होगा, यहाँ पर हम लिखते थे क्या, पी आई और क्यू आई, डेल्टा में डेल्टा क्यू आई और माइनस में h, और ये आपका t0 से लेकर क्या, t1, ठीक है। ये जो है आपका हैमिल्टोनियन हुआ करता, सॉरी हैमिल्टन प्रिंसिपल होता था, हमने वही लिखा हुआ है, देख पा रहे हो आप लोग, कैपिटल के लिए लिखे हैं ना, ये आपका समेशन आई का वैल्यू 1 से लेकर क्या n और पी आई क्यू आई का डॉट, और यहाँ पर हैमिल्टोनियन h ना होकर क्या रहेगा, k रहेगा, dt रहेगा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आपका 3 है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन जानते हैं ये कहां से पैदा हुआ, बोलेंगे सर स्मॉल स्मॉल जो आपका वेरिएबल या फिर वर्ल्ड वेरिएबल जो है उनके लिए आप हैमिल्टोनियन जानते थे, तो उसी के रूप में इन चीजों को आप क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, क्योंकि ये खुद हैमिल्टोनियन है तो अपना हैमिल्टन प्रिंसिपल को रखेगा। इक्वेशन नंबर क्या है ये,
3 और 4 दोनों आपस में बराबर भी नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसका काम कुछ अलग तरीके से होता है, हल्का फुल्का। अगर एक ही जैसा होता तो हम क्यों एक्स्ट्रा काम कर रहे होते, ट्रांसफॉर्मेशन करने की आवश्यकता क्या थी, ये सब रहेगा। ठीक है, तो ये दो आपके पास क्या है, ये इक्वेशन है, दिमाग में होगा। ठीक, अब हमने यहां पे लिख दिया है, ये कहां से आया होगा, बोलेंगे देखो सर, पहली बात तो लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन के बीच में संबंध यही हुआ करता था। लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन का मैंने संबंध लिखा हुआ है, और यहां पर जो लिखा है हमने इसको भी यहां से आप सोच सकते हो, ये लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन का संबंध है, तो इक्वल टू एल ना बोलकर नया एल डैश बोले हैं। एल डैश में क्या होना चाहिए, एक्चुअल में हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन के बीच में संबंध इस प्रकार से होता था, पी आई क्यू आई डॉट माइनस में एच है ना, इज इक्वल टू क्या होता था, इज इक्वल टू एल, एल के अंदर क्यू आई का डॉट और टी। लैग्रांजियन में पी नहीं होते, ठीक है, और ये जो है आप यहां पर फील करेंगे, रखेंगे, सोचेंगे कि है, रहेगा। अब यहां पर जो है शायद हमने गलत लिखा है, यहां पर कैपिटल पी है, ये क्या है, ये कैपिटल पी है, आई है, क्यू मतलब कैपिटल क्यू रहेगा, के रहेगा, इक्वल टू आप लिखेंगे एल डैश। एल डैश क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि ये एल अलग दिखना चाहिए, अलग दिखना चाहिए करके। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 आपके दिमाग में होना चाहिए। किसके लिए है, कहां से आया, बोलेंगे सर हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल बोला ना, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल हैमिल्टोनियन के लिए होता है। हैमिल्टोनियन के सारे गुण कभी भी छूटेंगे नहीं, उसके लिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हो, सभी काम कर सकते हो, सभी चीज रहेंगे आपके पास। बच्चों अब इसको देखो, इसको मैं क्या करना चाहता हूं, वेरी कराना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, वेरी, डेरिवेट करना चाहते हैं, ऐसा बोल सकते हो। डेल्टा लिख दिया, t0 से क्या लिखा, t1 लिखा, और ये df अपॉन में dt, और ये आपको दिख रहा है dt। क्यों लिखा, बस मैं इसको करना चाहता हूं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेशन करना है, और ये परिवर्तन का निशान। तो ये पूरा एक साथ लिखे हैं कॉम्बिनेशन को, सो दैट करके। क्या आप जानते हो इसको अंदर रख भी सकते हैं, बिल्कुल, ऐसे हमने कई बार किया है। ये परिवर्तन किसी भी इंटीग्रल का परिवर्तन, मतलब पूरा इंटीग्रल फंक्शन का परिवर्तन, या फिर पहले फंक्शन को परिवर्तन कर दो फिर इंटीग्रेशन, दोनों सेम होती है कि नहीं। आपने देखा होगा अननोन फंक्शन यहाँ पर एफ एक्स होता है और dx होता है, इसको इंटीग्रेट कीजिए बोलते हैं, तो इंटीग्रल वैल्यू जब पता नहीं होता हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन का निशान जैसा तैसा होगा, एफ डैश का इंटीग्रेशन किया करते हैं हम लोग, सॉरी एफ डैश का क्या करते हैं हम लोग, ये डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश बनाएंगे, देन इंटीग्रेट करेंगे, बराबर होता है। सुने हो आप लोगों ने, बिल्कुल 100% ऐसा होता है। इंटीग्रल फंक्शन में उस फंक्शन का ही आप डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये अंदर चला गया, ये भी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब दो आपके पास डेरिवेटिव एक जैसा हो, परिवर्तन को ही बता रहे हो, तो आप इनके भी वेरिएबल सेपरेबल, जब कभी भी इंटीग्रेशन का निशान हो तो जरूरत से डेरिवेटिव को आगे पीछे आप कर सकते हो। तो मैंने पहले डेल्टा को लिखा, फिर डी अपॉन में dt बोला, तो भी वही है, दोनों डेरिवेटिव एक साथ है, तो आप इनको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अच्छा से समझ के रखिएगा, जब जब इंटीग्रेशन का निशान होंगे तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है अपने आप लागू करना चाहे तो हो सकता है, तो वो आपके पास है। सिंपल डिफरेंशिएशन में नहीं होते ये, आप यहां पर डी अपॉन dt लिखिए और अंदर में डेल एफ लिख दिए, और ये dt है ही। जब ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, t के रिस्पेक्ट में आपका क्या है, इंटीग्रेशन करोगे तो निशान हट जाएगा, लेकिन लिमिट लगाना पड़ेगा आपको। लिमिट क्या लगाना पड़ेगा, t0 से t1 तक लिमिट लगाना पड़ेगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 0। ये है हमारा क्या, इक्वेशन नंबर क्या, 6। दैट इज, ये आपका ये जो पूरा वैल्यू है इक्वल टू 0 ही आएगा बोल रहे हैं, लेकिन शब्द बोलना पड़ा, क्या बोलना पड़ा, सिंस f इज आर्बिट्ररी फंक्शन एंड डेल f इक्वल टू, मैं 0 ले लेता हूं कहां पर, एट एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पर अगर डेल एफ को हम क्या करते हैं, 0 बोलेंगे, तो हर हाल में आपका हर चीज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फंक्शन का इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा, 0 होगा, तब जाके संभव है, ऐसा कहेंगे आप लोग, एट एंड पॉइंट। ठीक, तब जाके इसको रखा गया है। और आप क्या करेंगे फिर इसको, इट इज एविडेंट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 दैट द इक्वेशन 3 and 4, ये दोनों को दोनों अपने आप क्या नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते। व्हेन इनको इंटीग्रेट ऐसा करके देखेंगे तो, क्योंकि इंटीग्रेशन करूंगा जैसे ही, या फिर जो इंटीग्रल दिख रहा है ये आपका इक्वल होगा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पूरा मिलके इक्वल टू, आप 0 इसको नहीं कहने वाले,
ठीक है। तो आप जो है, क्योंकि ये अब फंक्शन अलग है ना भाई, ये फंक्शन अलग है, तो ये जो इंटीग्रल है वो इक्वल है ऐसा नहीं कह सकते, बट विल डिफर बाय द टोटल टाइम डेरिवेटिव। आपका ये किससे जो है थोड़ा अलग तरीके से देखा जाएगा, उसके टोटल टाइम डेरिवेटिव ये अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस होंगे ऑफ एन आर्बिट्ररी फंक्शन एफ, अर्थात वो एफ ऐसा होगा जो कि बताएगा कि भाई हमें आप एक साइड जोड़ दो, आर्बिट्ररी है, हम आर्बिट्ररी है ये, कोई दिक्कत नहीं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएशन कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया, रख दिया, तब जाके बराबर है करके हमने कहा। अब इसको हमने आर्बिट्ररी लिए है तो अपने तरीके से सो भी गेट करके लिखे इस बात को, तब हम इसको लिख सकते हैं करके। तो ये केवल एक भाग मात्र है, अब दूसरा भाग जब करेंगे तभी जाके पूरा सत्य है समझ आएगा। ये क्यों लिखा गया समझ आया होगा, जब मैं इसको इंटीग्रेट करके लिखने वाला था, है ना, ये जब आपने कहा इस बात को डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो राइट हैंड साइड में 0 होगा, अगर आप इसको जोड़ के भी अगर आप इंटीग्रेट करेंगे मान लो, तो इसका इंटीग्रल जो है आपका 0 बराबर होता है, इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है। वही बात कहे हैं और वो नीचे में भी कुछ हद तक लागू होगा, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। हेंस द थ्योरम या फिर कंडीशन इज नेसेसरी, हेंस द कंडीशन इज आप लिखेंगे नेसेसरी। अब क्या करेंगे, कंडीशन सफिशिएंट। तो कंडीशन सफिशिएंट कैसे होगा, आप पहले इसको मान लो, मान के चलेंगे और हम ये दिखाने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं कि ये जो है इसको कहा जाता है क्या, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बात अगर कहनी है तो इसको हमको लेकर चलना पड़ेगा, तो हम लेकर चलना चाहते हैं। दोनों साइड में हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है, कहां से, t0 से लेकर t1 पर, ये t0 से लेकर कहां, t1 पर, ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया। समझो, कोई दिक्कत किसी को भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बच्चों, इस इंटीग्रल का वैल्यू आप 0 कह सकते हो अपने इच्छा से, सोचो कहां से आप इसको 0 कहोगे। आप जो है इस इंटीग्रल का वैल्यू जो है आप 0 कह सकते हो अपने हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल की मदद से, समझ आया। अगर आप इसके साथ में डेल्टा डेल्टा भी रख देंगे तो और अति उत्तम है। ये करने के साथ साथ क्या कर दीजिएगा, सबके साथ डेल्टा रख दीजिएगा। क्या रखना है आपको, सबके साथ इंटीग्रेशन के साथ में डेल्टा भी रखेंगे, तो डेल्टा रख देंगे तो आपका इक्वेशन नंबर आपका 4 दिख रहा है। इक्वेशन नंबर 4 क्या कहता है, ये पूरा इक्वल टू 0 किया जा सकता है ना। तो आप इसको 0 कर देंगे, 0 इज इक्वल टू यहां पर डेल्टा, इंटीग्रेशन कहां से कहां, ये पार्ट एकदम इजी है, t0 से लेकर कहां तक, t1 तक लिखेंगे, समेशन कैपिटल PI और यहां पर हो जाएगा QI डॉट माइनस में K, है ना, और ये पूरा dt करके पूरा रख सकते हो, और ये जो है किसके बराबर होगा, 0 बराबर होगा। जब 0 के बराबर है, ये सॉरी ये प्लस में 0, सॉरी प्लस में इसको 0 कैसे कर दिया, इक्वेशन आपका 6 देख रहे हो, इक्वेशन 6 से मैंने इसको क्या कर लिया है, 0 कर लिया। सो दिस इंप्लाइज दैट ये डेल्टा t0 से लेकर क्या t1 और ये PI का डॉट माइनस K, समेशन भी लगाना चाहिए, है ना, PI डॉट माइनस K, ठीक है। और dt जरूरी नहीं होता लिखना, कई बार लिखते हो ऐसा करके और नहीं लिखते हैं तो भी चलता है। कई बार देखा है पिछली कक्षाओं में यहाँ पर dt मेंशन किया ही नहीं गया था, भाई करना है तो करेंगे। इंटीग्रेशन अगर टाइम वेरिएबल दिया है मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, तो आप नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, dt रख देंगे तो भी चलेगा। तो आप dt रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या बता रहा है, आपका जो है ये हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल को बता रहा है। हैमिल्टोनियन क्या है आपका, वेरिएशनल प्रिंसिपल है कि नहीं, ये क्या है, ये हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल है, और इसको पूरे को, इसको हम कहने वाले हैं क्या, इंटीग्रल डेल्टा t0 से लेकर क्या t1। आप देखो इसको हम कहते थे L डैश, जिसके अंदर क्या होगा Q, और ये Q डॉट, और यहाँ पर क्या t, और ये हो जाएगा पूरा क्या dt इक्वल टू 0। और या फिर हम क्या कहने वाले हैं, आपका जो हैमिल्टोनियन K है, K इसके अंदर क्या क्या होंगे, Q होगा और सॉरी Q होगा, P होगा, दोनों को लिख देते हैं, QI होगा, सब जगह I आपको लिखना चाहिए,
लिखना, और कैपिटल पी आई होगा और साथ में क्या होगा, टी होगा। दिस इज क्लियर। ये इन रिलेशन से ही क्लियर हो पाता है कि ये हैमिल्टोनियन होना चाहिए था। ये हैमिल्टोनियन है तभी तो इनके बीच में संबंध बना हुआ है। अगर ये हैमिल्टोनियन नहीं होता तो आप लिख नहीं पाते। तो ये दिस क्लियर हो पा रहा है, क्या क्लियर हो पा रहा है कि आपका ये अपने आप में क्या है, ये पूरा क्या है, अपने आप में हैमिल्टोनियन है। दिस इज क्लियर, लिख देते हैं एक बार, दिस इज क्लियर। क्या क्लियर हो पाया, के इज हैमिल्टोनियन, है ना, क्या है ये, हैमिल्टोनियन है ये। जब हैमिल्टोनियन है तो आप समझिएगा हैमिल्टोनियन है और आपके पास ये क्या करेगा, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन को क्या कर पाएगा, ये एक्सप्रेस कर पाएगा। हैमिल्टन कैनोनिकल को जो एक्सप्रेस कर लेता है तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, है ना, ये हैमिल्टोनियन है, इसलिए बोलेंगे सो दैट बाय हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन, हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन। कैनोनिकल इक्वेशन क्या कहता है, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन आप लिखेंगे क्यू आई डॉट इज इक्वल टू माइनस में डेल के अपॉन में, माइनस में सॉरी, डेल के अपॉन में डेल पी आई लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, पी आई डॉट इज इक्वल टू माइनस में डेल के अपॉन में क्या लिखेंगे, डेल क्यू आई डॉट लिखेंगे, सॉरी ये डेल क्यू आई लिखेंगे, डॉट वगैरह आपको नहीं लिखना है और माइनस में रहेगा। सही है, ये बात एकदम क्लियर है। और भाई जो भी आपको याद होगा पुराना, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो आपका इक्वेशन क्या कहलाता है, सॉरी वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। कल का डेफिनेशन याद है आप लोग को, मैंने क्या बोला था, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो कि नया कोऑर्डिनेट के रूप में लिखा गया है और उसके अंदर है क्या, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, एक प्रकार का, उन्हीं विचारों को क्या कहा जाता है भाई, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। यदि कैनोनिकल इक्वेशन को वो क्या कर ले, सेटिस्फाई कर ले, तो आपके पास ये समझ आ रहा है कि ये कैनोनिकल इक्वेशन बन गए। तो कैनोनिकल इक्वेशन जिनके लिए बनता है वो क्या करेगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और ये क्यों लिखा कोई पूछेगा तो बोलेंगे क्योंकि हमारे पास हैमिल्टोनियन था, हैमिल्टोनियन है तो हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन पैदा होगा ही होगा। हैमिल्टोनियन के सारे गुण यहां पर लागू होंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं, किसी कोई आपत्ति है इस बात को लेकर तो मैं बोलूंगा दिस इंप्लाइज दैट, है यार, क्या कहने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यू आई और क्यू आई में है क्या, बोलेंगे स्मॉल क्यू आई पी आई, ऐसे करके क्यू आई पी आई टी एंड कैपिटल पी आई इज इक्वल टू, ये है आपका पी आई क्यू आई और यहां पर भी पी आई और टी, ये जो है क्या है, इस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इस कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे तो भी चलेगा, इस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पूरा लिख दीजिएगा। तो इधर वाला भाग में आपको ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, कोई भी भाग में उतना ज्यादा अधिक काम नहीं किए हैं। शुरू में आपने केवल चीजों को मेंशन किया है। जो भी हैमिल्टोनियन होता है हमेशा अपना जो है क्या करेगा, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन, साथ साथ हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल, ये सभी बातों को साथ में लेकर चलता है। जनरेटिंग फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। और जनरेटिंग फंक्शन में पहला जनरेटिव फंक्शन को सॉल्व कीजिए, दूसरा को सॉल्व कीजिए, तीसरा को सॉल्व कीजिए, चौथा को सॉल्व कीजिए, ऐसा बोलेगा। कोई एक को सॉल्व कीजिए बोलेगा, समझिएगा। तो पहले जनरेटिव फंक्शन को डिफाइन कैसे करें, तो डिफाइन अपने वर्डों में कीजिएगा, लेकिन ये बोलना है इनको जनरेटिव फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो उसके पूर्व आपको क्या लिखना चाहिए, और कई बार एक्सप्लेन कीजिए इस जनरेटिव फंक्शन को बोल देगा तो इसका क्या अर्थ होने वाला है। तो प्रश्न देख के कई बार वहां पर जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं वहां पर प्रश्न लिखा थोड़ा रहता है, वहां टॉपिक लिखा रहता है और वो प्रश्न अपने तरीके से बनाता है फिर, है ना। तो फिर बार टॉपिक पूछते हैं, टॉपिक कितना बार आया बोलेंगे तो टॉपिक लगभग हर बार हर पेपर में टॉपिक आया ही आया है। समझ आ रहा है। हमने एक पॉइजन ब्रैकेट नाम का एक वो पढ़ा था, कॉन्सेप्ट याद होगा, पॉइजन ब्रैकेट करके, ऐसा ब्रैकेट में रखते थे हम लोग क्या, यू वी करके पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है। ओके, तो ये पॉइजन ब्रैकेट जो पढ़ा था उसी का फिर से एक नया रूप जिसका नाम है लैग्रांज ब्रैकेट। हर साल आया है, हर साल आएगा और छूटेगा नहीं, क्योंकि गिने चुने टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव में कुछ हिस्सा दिखेगा, कुछ हिस्सा आपका जो है बड़े क्वेश्चन के रूप में, छोटा क्वेश्चन के रूप में, लेकिन जो है हर टॉपिक जो है यहाँ पर जो है पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5 में, छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो जनरेटिंग फंक्शन क्या है, करे डिफाइन करो बोलेगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्या, कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन,
ऐसे बोलेंगे, या फिर पहले तो कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर चल सकते हो और एक्सप्लेन करो बोलेगा बड़ा सा, तो जनरेटिव फंक्शन को एक्सप्लेन करो बोलेगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे, है ना भाई। हम क्यू आई और जो है कैपिटल पी आई के बारे में जानते हैं, इनको क्या कहते हैं, कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन या फिर क्या कहते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एंड बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्या कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव या फिर वी नो दैट, ये क्या होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध है। अब इसी पर एक चीज होता है एफ, एफ ये फंक्शन है, आर्बिट्ररी फंक्शन होता है, ये भी आपने सुना होगा, इसको हमने दिखाया था। इस आर्बिट्ररी फंक्शन के अंदर से पैदा होने वाले और फंक्शन को क्या कहते हैं, जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं, और उसमें कुछ खास बात को ध्यान रखना पड़ता है। पहला F1 को लिखा, F1 में क्यू आई, कैपिटल क्यू आई और टी, जहां पर स्मॉल क्यू आई और ये आपका क्यू आई दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, और इसके अंदर से आंसर क्या निकलते हैं बोलेंगे। मान लो इसको सॉल्व करो बोलेगा, तो सॉल्व करो बोलेगा तो समझ जाना कि F1 के अंदर जितने भी आंसर होंगे वो आंसर किसके रूप में आएगा, कौन गायब है यहां से भैया, इसका कौन सा हिस्सा गायब है, डिपेंडेंट कौन होगा, जो नहीं है वो डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट ही आंसर होते हैं किसी फंक्शंस के लिए, समझ आया। तो उसके अंदर आएगा स्मॉल पी आई, ठीक है, कुछ मान देखेंगे हम लोग, और क्या आएगा, कैपिटल पी आई। तो जिनके पास नोट्स होगा वो देख सकते हैं, जब सॉल्व करते करते जाएंगे, इसका मान आ रहा है डेल एफ अपॉन डेल F1 अपॉन में डेल क्यू आई, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ को किसके रिस्पेक्ट में, इस क्यू आई के रिस्पेक्ट में, तो उसको कहते हैं हम लोग स्मॉल पी आई। अगर हम इसको डेल एफ क्या लिखेंगे, डेल F1 ही रहेगा, डेल F1, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल क्यू आई के रिस्पेक्ट में, ये रिलेशन होगा। और के का रिलेशन किस प्रकार से होगा, यहां पर के हैमिल्टोनियन जो होगा, पहले के हैमिल्टोनियन फिर प्लस में क्या, डेल F1 अपॉन में डेल टी करके। किसका आंसर है, केवल और केवल इसका आंसर है। इन आंसर को प्रूफ करना भी सीखेंगे फटाफट, समझ आया। तो ये ऑब्जर्व करना आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बेटा, ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछता है कि F1 अगर पहला जनरेटिव फंक्शन है, कौन सा इसका आंसर होगा, कौन सा सही होगा करके। तो ऑप्शन को गलत नहीं करना है, इसको सोचने के लिए क्या करना चाहिए, गलत ऑप्शन पहले ढूंढो, उसको एलिमिनेट करो, भगाओ। अगर यहां पर ये दोनों डेरिवेटिव में नहीं होते, कुछ अलग लिखा होता तो फट से काट देते, ये तो है नहीं, ऑप्शन में बोलते। कौन दिखना चाहिए हमेशा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर यहां पर वो आपका जो हम बोलते हैं जनराइट आपका कोऑर्डिनेट्स, या फिर आपका कोऑर्डिनेट्स, न्यू कोऑर्डिनेट्स, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, ये आपका स्मॉल क्यू आई और कैपिटल क्यू आई ही दिखना चाहिए था पहले वाले से। तो याद करना पड़ेगा आपका, पहले वाले में क्या बोलेंगे सर, पहले वाले में क्यू आई और कैपिटल क्यू आई, दूसरे वाले में क्यू आई रखना है आपको और बड़ा पी आई लिखना है, दोनों को कॉम्बिनेशन याद हो गया। फिर आप तीसरा करेंगे, इसको फिक्स कर दो, छोटू पी आई और कैपिटल क्यू आई। चौथे वाले में उसी छोटे पी आई को रखो, कैपिटल पी आई। बात हो गया, फिर समझ आ गया, याद हो भी जाएगा, आपका आंसर भी याद हो जाएंगे ऐसे करते करते, समझ आ रहा है। दूसरा को ऑब्जर्व करें, मान लो आंसर, मैं आंसर को पहले बता रहा हूं कि देखो कैसे आपको पता करना है करके। दूसरा का जो सॉल्यूशन दिया है, आंसर दिया है F2 का, F2 में क्या क्या गायब है भाई, F2 में कौन गायब है बोलेंगे, फिर से छोटू पी आई है ना, और कौन गायब है, कैपिटल क्यू आई। तो दोनों के रूप में आंसर आएगा, मतलब इसका। तो स्मॉल पी आई का आंसर दिया है डेल F2 अपॉन में डेल क्या, पहला वेरिएबल आपका, पहला जो है, पहला कौन, क्यू आई, तो आप लिख देंगे क्यू आई। और कैपिटल इसके लिए जो है, इसमें दिया है माइनस में नहीं है, ये प्लस में है, इसके पीछे रीजन भी होगा, है ना, हम ढूंढेंगे, प्रूव करेंगे अलग अलग। इसमें क्या लिखेंगे, डेल पी आई, समझ आया, डेल पी आई, ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को। तो इस प्रकार से, और यहां पर जो आपका के है, के को किस प्रकार से लिखा गया है, H प्लस में, यहां पर उतना परिवर्तन नहीं होता, यहां पर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा निगेटिव पॉजिटिव का हल्का फुल्का इफेक्ट दिखेगा। ये डेल F2 अपॉन में क्या, डेल टी। इस प्रकार से इसमें क्या क्या आंसर होंगे बोलेंगे, सर छोटू क्यू आई का मान आएगा, बड़ा आपका पी आई का मान आएगा, यहां से क्या आएगा, छोटा क्यू आई, बड़ा क्यू आई,
इनका मान आएगा। समझ आया? कोई दिक्कत किसी को? तो इनको प्रूव करना पड़ेगा, हम लोग को प्रूव करेंगे। और इनकी प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं, प्रॉपर्टीज और कि कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉपर्टीज देखो बोलेगा तो इनको प्रूव कर पाएंगे। मैं 2 भी प्रूव करूंगा तो आप जो है आगे देखकर, क्योंकि आपके पास है कॉन्सेप्ट, आपको बिल्कुल नहीं आता वाला केस नहीं है, आपको बहुत सारा चीज अच्छे से आता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? समझ आ गया? क्लियर है ना? ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज इसको भी याद कर लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज भाई? किसके प्रॉपर्टीज? कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी है डेल क्यू आई अपॉन में डेल क्यू आई, दिख रहा है, इज इक्वल टू होता है डेल कैपिटल पी आई अपॉन में स्मॉल डेल पी आई। इनको याद क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि जरूरत है इनका। समझ आ रहा है? ठीक। दूसरा क्या याद रहेगा? ठीक, फिर अपन क्या करने वाले हैं? डेल क्यू आई अपॉन में डेल पी आई, कैपिटल है ये। फिर तीसरा मैं लिख देता हूं इधर ऐसा, डेल पी आई ऊपर में छोटा छोटा है ना, फिर डेल आप क्यू आई लिख देंगे। चौथा डेल और यहां पर वही छोटू पी आई है अपॉन में डेल पी आई। इस साइड को पहले याद कर लो। मान लो भाई लिखो बोलेगा, कई बार ऐसा तो फंसाता है। तो आप यहां पर देखो डेल क्यू आई, डेल क्यू आई, डेल पी आई, डेल पी आई, सब ऊपर के पहले स्मॉल वाले हैं। फिर यहां पर क्या है आपका? कैपिटल वाला, और वो भी अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव क्यू पी क्यू पी। ठीक है, और यहां पर आप देखें तो यहां पर अगर आपका क्यू है तो आपने पी लिखा है, स्मॉल है तो बड़ा लिखा है आपने। अब उसी बात को ध्यान में रखेंगे और यहां पर कुछ जगह पर माइनस प्लस आपको देखने को मिलेगा, है ना। जब जब आपका ये पी नीचे में होगा आप नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है, तो याद रहेगा माइनस में। अब ये जो है आपको दिख रहा है स्मॉल में, आप क्या कर देंगे? कैपिटल में लिख दो उसको। समझ आया? अच्छा, ये आपका नेगेटिव भी रहेगा और नीचे में क्या लिखेंगे? डेल छोटू पी आई करके। ओके, और इसी प्रकार से इसको भी याद कर लो। ये दोनों क्या है? अलग अलग है। क्या जब जब अलग अलग होगा तो ये जो है क्यू को क्यू रखा गया है, पी को पी रखा गया है। जब ये आपस में क्या थे? ये सेम सेम है तो क्यू पी को अलग अलग जगह रखा गया है। देखो ऊपर में अगर पी वाला है तो क्यू वाला लिखना है, क्यू वाला है तो पी वाला रखना है। यहां पर आपका क्या लिखा गया है? इसको भी माइनस में लिखा गया है डेल। ये छोटा पी आई है तो कैपिटल पी आई, और अपॉन में यहां पर क्या है? ये बड़ा है तो स्मॉल क्यू आई रखा गया है। यहां पर दोनों सेम सेम है, डेल, और यहां पर पी है तो कैपिटल क्यू लिख दिया, और यहां कैपिटल है तो आपने क्या कर दिया? इसको स्मॉल क्यू आई लिख दिया। तो आपको किसी भी तरीके से जैसा आपको याद हो जाए, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बोल रहा हूं वही तरीका सही होना चाहिए करके, आपका ऑब्जर्वेशन, आपका तरीका, आपकी जिम्मेदारी, आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको अच्छा काम करना पड़ेगा।